हेलो स्टूडेंट्स, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम प्लांट फिजियोलॉजी की अनदर क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी काफ़ी बड़ी यूनिट है, 5 चैप्टर इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक भी कई सारे हैं, इसीलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और इसका वेटेज मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 1 लेके आए हैं, इसके बाद में पार्ट 2 भी होगा। और हो सकेगा तो क्वेश्चन, क्योंकि कई सारे हैं, टॉपिक भी कई सारे हैं, तो उनको कवर करने के लिए इसके बाद भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से और क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये डायग्राम आपको दिया गया है। निम्न चित्रों में दर्शाई गई 2 रासायनिक अभिक्रियाओं में से अभिक्रिया फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 अभिक्रिया आपको दी गई है, अभिक्रिया फर्स्ट और अभिक्रिया सेकंड। ये 2 अभिक्रिया में आपको डायग्राम भी दिया गया है। तो डायग्राम को आप ध्यान से देखिए और देखने पे आपको पता लगेगा कि ये पहला आपको डायग्राम यहाँ पे बताया हुआ है। इस पहले वाले डायग्राम की अभिक्रिया में आप देख पा रहे हो कि इसमें यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। इसका मतलब कि पहली अभिक्रिया ये बता रही है कि इस अभिक्रिया में अधिक ऊर्जा निकल रही है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और यहाँ पर डेल्टा जी, जो डेल्टा जी है यहाँ पर, ये पॉजिटिव में जा रहा है। ये डेल्टा जी यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। किसकी तुलना में? अभिक्रिया सेकंड की तुलना में। अभिक्रिया सेकंड में आप देख रही है कि ये ग्राफ इसकी तुलना में ये नीचे जा रहा है। तो ये कम ऊष्माक्षेपी है और ये अधिक ऊष्माक्षेपी है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर लगाएंगे। पहला यहाँ पे दिया है अभिक्रिया 2 से तीव्र और अधिक ऊष्मा शोषी है। तो देखिए, ऊष्मा शोषी तो नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती है और ऊष्माक्षेपी क्या होती है। ऊष्माक्षोषी जिसे हम एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं, और ऊष्माक्षेपी जिसे हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि अभिक्रिया 2 से तीव्र। एक और बात है कि यहाँ पर ये अभिक्रिया तीव्र है या स्लो है। तो इधर आप ध्यान से देखिए, यह अभिक्रिया, क्योंकि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसका जो डेल्टा जी है वो भी पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये अभिक्रिया एक धीमी अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया एक धीमी अभिक्रिया है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी एक तरह से गलत स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है अभिक्रिया 2 से धीमी व अधिक ऊष्माक्षोषी है। तो यहाँ पे शोषी आ जाता है, इसलिए ये भी गलत है। फोर्थ है अभिक्रिया 2 से धीमी है। तो इसमें लिखा है कि ये जो पहली अभिक्रिया है, ये पहली अभिक्रिया, ये जो पहली अभिक्रिया है ये एक धीमी अभिक्रिया है और 2 से धीमी और अधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये जो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपको प्रॉपर तरह से ये विजुअल ना हो, तो मैं इसे रीड कर देती हूँ। निम्न में से किस एक विकल्प में एंजाइम को उनके द्वारा उत्प्रेरित की जाने वाली अभिक्रिया के प्रकार से सही मिलाया गया है? यहाँ पर 3 एंजाइम लिखे गए हैं। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपके ट्रांसफरेज, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज है, यहाँ पर आइसोमरेज है। तो हमें इस एंजाइम के नीचे लिखा गया है, इस एंजाइम के नीचे जिसे ट्रांसफरेज है, तो ट्रांसफरेज के नीचे लिखा गया है, मैच करना है आपको कौन सा सही है। डिहाइड्रोजिनेज के लिए लिखा गया है, आइसोमरेज के लिए लिखा गया है। आपको मैच करना है कि कौन सा एंजाइम के लिए यहाँ पे कौन सा कथन सही लिखा गया है। ट्रांसफरेज में लिखा है कि ये हाइड्रोजन का स्थानांतरण करता है और डिहाइड्रोजिनेज के लिए लिखा है कि ये जल की सहायता से विघटन और अंतर आणविक स्थानांतरण आइसोमरेज में। और फिर सेकंड लिखा है कि ट्रांसफरेज में हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी दूसरे समूह का स्थानांतरण होता है।
पहले में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है, जबकि ट्रांसफरेज रिएक्शन जब होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन का ही स्थानांतरण हो, किसी और समूह का भी स्थानांतरण हो सकता है। और डिहाइड्रोजिनेज में लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन, तो ये बिल्कुल सही है कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के लिए होता है। आइसोमरेज यह समावयवी का अंतर रूपांतरण करता है। तो समावयवी अभिक्रिया आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है तो वहां पर भी आपने आइसोमराइजेशन देखा है। आपने क्रेब साइकिल के अंदर भी आइसोमराइजेशन देखा है, आइसोमर बनते हैं एक दूसरे के, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, उसके बेसिस पर फिर हम आंसर लगाएंगे। ट्रांसफरेज में लिखा हुआ है केवल फॉस्फेट समूह, इसलिए मैं इसको यहाँ पे गलत कर रही हूँ। केवल फॉस्फेट समूह ये कहना भी गलत है। फिर चौथा लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एवं हाइड्रोजन का स्थानांतरण, तो ये भी गलत है, क्योंकि ट्रांसफरेज एंजाइम किसी समूह का ट्रांसफर करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेकंड मैचिंग की गई है ये बिल्कुल सही मैचिंग की गई है और आपका आंसर यहाँ पे होगा सेकंड। एक बार फिर मैं पढ़ देती हूँ। ट्रांसफरेज का कार्य होता है हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी दूसरे समूह का स्थानांतरण। डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीकरण और अपचयन इन दोनों में भाग लेता है। और आइसोमरेज ये समावयवियों का अंतर रूपांतरण करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। लगभग सभी प्रोटीन एंजाइम है। देखिए ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि दुनिया में जितने भी प्रोटीन है वो सब एंजाइम है। ये सही है कि अधिकतर एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, केवल राइबोसोम को छोड़कर। उसमें भी एक अपवाद है, सभी एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है, प्रोटीन प्रकृति की। उसी प्रकार से विटामिन की प्रकृति कैसी होती है, प्रोटीन प्रकृति की। लेकिन ये कहना कि सभी प्रोटीन एंजाइम है ये तो गलत है। फिर इसके बाद में सेकंड लिखा है सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है, तो ये भी सही है कि सभी एंजाइम तो प्रोटीन नहीं होते, जैसे कि राइबोजाइम। तो राइबोजाइम की प्रकृति तो प्रोटीन नहीं है। राइबोजाइम की प्रकृति कौन सी है, न्यूक्लिक एसिड। तीसरा ऑप्शन दिया है एंजाइम प्रोटीन की तृतीयक संरचना रखते हैं। ये भी सही है कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि प्रोटीन प्रकृति के हैं और उनकी प्रोटीन की फोल्डिंग कैसी है, टर्शरी है। तो टर्शरी भी होती है, क्वार्टरनरी भी होती है। और राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्लों से बने होते हैं, तो ये भी सही है। और गलत स्टेटमेंट क्या है वो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया। फर्स्ट, एक एंजाइम की सक्रियता उन परिस्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित हो सकती है जो बदल सकती है। एक एंजाइम की सक्रियता और उन परिस्थितियों में परिवर्तित से प्रभावित हो सकती है। देखिए एंजाइम किससे प्रभावित होता है, एंजाइम प्रभावित होते हैं तापमान से, एंजाइम प्रभावित होते हैं पीएच से, और एंजाइम प्रभावित होते हैं उनके जो भी क्रियाकारिक मॉलिक्यूल भाग लेते हैं उनकी संख्या से। तो इस प्रकार से एंजाइम प्रभावित होते हैं। और एंजाइम प्रभावित क्यों होते हैं, क्योंकि एंजाइम की प्रकृति होती है प्रोटीन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन की तृतीयक संरचना को ये बदल देते हैं। न्यूक्लिक अम्लों की तृतीयक संरचना ये गलत है, क्योंकि अधिकतर एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। और राइबोजाइम जैसे इसमें लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल प्रकृति का तो राइबोजाइम ही है। अब उसमें ऐसी कोई संरचना नहीं है कि सेकेंडरी है, टर्शरी है, ठीक है, क्वार्टरनरी है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर वहां पे नहीं है। लिपिड की तृतीयक संरचना ये भी गलत है और कार्बोहाइड्रेट की तृतीयक संरचना ये भी गलत है। तो आपका आंसर यहाँ पे किसके लिए आएगा, प्रोटीन के लिए आएगा। तो यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट है आपको गलत विकल्प चयन करना है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और ये Zn+2 के लिए काम करता है। NADP ये नियासिन है, कार्टिलेज ये हिम है, और राइबोजाइम जो जिसके सामने लिखा हुआ है DNA। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि राइबोजाइम क्या है, RNA है। राइबोजाइम RNA है, ठीक है। और RNA में भी कौन सा है वो भी आपको पता है, तो ये गलत मैच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्ठ A
व बी के अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किए गए हैं। यहाँ पे ये आपका कोष्ठ ए है और कोष्ठ बी है और इन्हें अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया गया है। तो यहाँ पे गलत विकल्प का चुनाव आपको करना है। कक्ष ए का जल विभव अधिक होगा और जल कक्ष ए से बी की तरफ जाएगा। देखिए जल विभव कहाँ पे ज्यादा होता है, जहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ए है, तो यहाँ पे आपको विलय अणु, तो ये पिंक वाले विलय अणु है, तो यहाँ पे विलय अणु कम है, यहाँ पे विलय की मात्रा कम है, यहाँ पे विलय की मात्रा ज्यादा है। ठीक, और यहाँ पे बोला गया है कि आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है कक्ष ए का जल विभव अधिक होगा। तो कक्ष ए का जल विभव अधिक होगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जो स्काई ब्लू कलर यहाँ पे बताया गया है वो वाटर के लिए है। तो स्काई ब्लू कलर वाटर के लिए है और ये वाटर यहाँ पे इसके फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो जहाँ फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां पे वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसका वाटर पोटेंशियल कम है, इसीलिए जल ए से बी की तरफ गति करेगा। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि कक्ष बी का विलय विभव कम होगा और जल कक्ष ए से बी की तरफ जाएगा। तो कक्ष बी का विलय विभव का मतलब सोल्यूट पोटेंशियल। तो सोल्यूट पोटेंशियल इसमें लिखा है कि बी का कम होगा। सोल्यूट पोटेंशियल बी का कम है क्या, यहाँ पे सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है, तो बिल्कुल अब यहाँ पे बी कक्ष का सोल्यूट पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं। यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है ए का विलय विभव अधिक होगा और जल बी से ए की तरफ गति करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा गया है कि ए का विलय विभव अधिक है और ये ए से बी से ए की तरफ गति करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है ना, यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल अलग बता रखी है और कक्ष बी का जल विभव कम है और जल कक्ष ए से बी की तरफ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके थर्ड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जल परिवहन को लेकर सही बताया गया है? जल के परिवहन को लेकर इनमें से कौन सा विकल्प सही है? निम्न जल विभव से उच्च जल विभव की ओर, जो जल है वह निम्न जल विभव से उच्च जल विभव की ओर गमन करता है। देखिए बिल्कुल गलत है। जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे कि ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल जहां पे ज्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और फ्री वाटर मॉलिक्यूल जहां पे कम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल, जो मैंने व्हाइट कलर से बताया है, और इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ रेड कलर से। तो यहाँ पे सोल्यूट कम है, यहाँ पे सोल्यूट कम है और यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है। तो अब देखिए कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ होगा। ऑब्वियसली वाटर का मूवमेंट होगा यहाँ से यहाँ की तरफ, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए से बी की तरफ। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल जहां पे ज्यादा होते हैं वहां से वाटर मॉलिक्यूल कम वाटर पोटेंशियल की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? निम्न जल विभव से उच्च जल विभव की ओर, ये गलत है। उच्च परासरणीय दाब से निम्न परासरणीय दाब की तरफ, तो उच्च परासरणीय दाब से निम्न परासरणीय दाब की तरफ, ये भी गलत है। परासरणीय दाब कहाँ पे उत्पन्न होता है? जहां पे सोल्यूट ऐड होते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूट ऐड हुआ है तो यहाँ का परासरण दाब ज्यादा है और यहाँ का परासरण दाब कम है। ऐसी स्थिति में इस ए से बी की तरफ मूवमेंट होगा,
ना कि बी से ए की तरफ। तो यहाँ ये स्टेटमेंट भी गलत है। ध्यान रखना, परासरण दाब वहां पे उत्पन्न होता है जहां पे सोल्यूट एड होता है। तो यहाँ पे ये भी आपका गलत है। निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की, अब डीपीडी क्या होता है? वाटर की डिमांड। तो वाटर की डिमांड कहाँ पे ज्यादा होती है? जहां पे वाटर कम होता है। फ्री वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे कम है? यहाँ कम है। तो वाटर की डिमांड कहाँ ज्यादा है? डीपीडी कहाँ ज्यादा है? डीपीडी यहाँ ज्यादा है। डीपीडी कम कहाँ है? डीपीडी कम यहाँ पर है। तो वाटर का मूवमेंट ए से बी की तरफ हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और निम्न स्फीति दाब से उच्च स्फीति दाब की तरफ, तो ये भी यहाँ पे गलत है, स्फीति दाब से उच्च स्फीति दाब की ओर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वायुमंडलीय दाब पर विलयन का जल विभव होगा। तो वायुमंडलीय दाब पर जल विभव, जिसे यहाँ पर साई W से लिखा गया है, ये साई S के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि साई W बराबर साई S। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब पादपों में जल को कैसे चढ़ाते हैं? वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब पादपों में जल को कैसे चढ़ाते हैं? जब भी वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं तो ये पत्तियों के द्वारा होता है। जो ये पौधा है, तो आप देखिए कि ये एक स्टेम है और ये इसकी ब्रांच है, इस पे लीव है। तो इस यहाँ पे ट्रांसपीरेशन पुल लगता है। यहाँ पे लगता है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल जिसे हम क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। और यहाँ पे लगता है रूट प्रेशर, ऊपर नीचे की तरफ लगता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, ठीक है, मूल दाब, इसकी वजह से जल ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो आपका आंसर क्या होगा? पहला लिखा हुआ है, इसे क्रमशः खींचकर और धक्का देकर ऊपर की तरफ लिया जाएगा। इसे ऊपर की ओर धक्का देकर और क्रमशः धक्का देकर और खींचकर और ऊपर की ओर खींचकर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला तो है खींचकर, मतलब ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, और धक्का देकर, तो यहाँ पे जो धक्का देने से मतलब है रूट प्रेशर थ्योरी। इसे हम पुलिंग और पुशिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ से तो खींचा जा रहा है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है ऊपर से, और नीचे से धक्का दिया जा रहा है। तो यहाँ पे पहला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रीय उपकरण का चित्र नीचे दिया गया है ABC के रूप में। नामांकित सभी 3 भागों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैच कर लेते हैं सी क्या है। सी यहाँ पे रंध्र है, ठीक है, ये रंध्र है सी। तो पहले सी को मैच कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सी रक्षक कोशिका है, ये गलत है। यहाँ पे रंध्र लिखा हुआ है, ये सही है। यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर भी माइक्रोफाइब्रिल लिखा हुआ है, ये भी गलत है। ए यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल है, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल है ए, जो कि रंध्रों को खुलने और बंद होने में सहायता करते हैं। ए माइक्रोफाइब्रिल है। बी यहाँ पर रक्षक कोशिकाएं हैं, ये आपके गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स। और सी रंध्र है, तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। पादपों में लंबी दूरी का परिवहन संवहन ऊतक तंत्र के द्वारा होता है। लंबी दूरी के परिवहन के लिए फ्लोएम और जाइलम की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा है जाइलम जल के लिए और फ्लोएम भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, मूलीय पादपों में जाइलम में परिवहन एक दिशात्मक होता है। तो जाइलम में परिवहन एक दिशात्मक होता है, ये भी सही है। पादपों में कार्बनिक व खनिज पोषकों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। और पादपों में छोटी दूरी का परिवहन पुंज प्रवाह के द्वारा होता है। पुंज प्रवाह का मतलब बल्क फ्लो, जिसे मास फ्लो भी कहते हैं। और आपको ये काफी अच्छे से पता है कि मास फ्लो किसके लिए होता है? लंबी दूरी के लिए, ना कि छोटी दूरी के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है।
आपको लाइन दी गई है, एनसीईआरटी की ये लाइन है कि विसरण में स्पष्ट परिलक्षित होता है, जबकि बी विसरण और सी विसरण से अधिक संभावित होता है। तो विसरण में ए क्या है? विसरण केवल गैसों के लिए है, गैस और द्रव के लिए है, गैस और द्रव, केवल गैस। विसरण की प्रक्रिया गैसों में भी होती है और द्रव्य पदार्थों में भी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको देखेंगे, गैस और द्रव। तो विसरण गैस और द्रवों में स्पष्ट परिलक्षित होता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है गैसीय पदार्थों में भी और द्रवीय पदार्थों में भी। जबकि ठोस में विसरण, ठोस में विसरण ठोस विसरण के अधिक संभावित होता है। इसमें लिखा है कि ठोस पदार्थ में विसरण ठोस के विसरण से अधिक संभावित होता है। तो ये यहाँ पे जो मैचिंग हो रही है वो इसी के साथ मैचिंग हो रही है, अदर मैच नहीं है। आगे चलेंगे। फ्लोएम परिवहन करता है बहुदिशात्मक, अबहुदिशात्मक, एक दिशात्मक, अदिशात्मक और द्विदिशात्मक। तो फ्लोएम का परिवहन बाई डायरेक्शनल होता है, फूड का डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये सिंक से सोर्स से सिंक की तरफ, इस तरह से बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। यदि जल में विलयों को मिला दे तो इसका जल विभव क्या होगा? यदि जल में किसी भी जल में कोई भी यहाँ पे वाटर है, जल है, तो जैसे ही ये जल है तो इस जल का जल विभव मैक्सिमम होता है। फ्री वाटर मॉलिक्यूल का जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसके पास फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा इसके पास में काफी ज्यादा होती है। तो जैसे ही आप इसमें सोल्यूट ऐड करोगे, तो जैसे ही सोल्यूट ऐड होगा वैसे वैसे इसके अंदर की जो मुक्त ऊर्जा है, जो वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी है, वो कम हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी कम हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है जैसे ही सोल्यूट को डाला जाता है। तो यहाँ पे सेकंड आएगा आपके, इसमें पहला दिया हुआ है बढ़ेगा, इसमें घटेगा, लेकिन ये सेकंड सही है कि इसमें घटेगा। कौन सा जोड़ा गलत है? ABA हार्मोन स्टोमेटा को बंद करता है, ऑस्मोमीटर परासरण दाब का मापन करता है, मूल दाब बिंदुस्राव और रंध्र बिंदुस्राव। देखिए, एक मूल दाब लगता है, आपको पता है ये पहला स्टेटमेंट तो सही है कि स्टोमेटा के बंद होने के लिए ABA हार्मोन उत्तरदायी है, और यदि आपको परासरण दाब का माप करना है तो उसके लिए भी क्या है? ऑस्मोमीटर है। और जब सुबह का समय होता है और जब मूल दाब काफी ज्यादा हो जाता है और लगातार जड़ों से पानी ऊपर की तरफ जाता है तो और वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होता, तो फिर बिंदुस्राव होता है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि बिंदुस्राव रंध्र के द्वारा होता है, जबकि बिंदुस्राव हाइडोथोर्ड्स के द्वारा होता है। तो ये गलत मैच है। निम्न में से कौन सा बल जाइलम में पानी के स्तंभ की निरंतरता के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की, तो वाटर का जो तने के अंदर पानी का जो वाटर कॉलम बना रहता है, लगातार जड़ों से पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो एक वाटर कॉलम को बनाने में ससंजन बल भी कार्य करता है, आसंजन बल भी कार्य करता है, केशिकत्व भी करता है, ट्रांसपिरेशन पुल भी कार्य करता है, और मूल दाब भी कार्य करता है। ये सब कार्य करते हैं, तब जाके एक वाटर कॉलम मेंटेन रह पाता है। उसमें भी सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यू करने के लिए या फिर वाटर कॉलम को कंटिन्यू करने के लिए संसंजन बल सबसे ज्यादा उपयोगी है। संसंजन जिसे कहा जाता है कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बल होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल आपस में आकर्षित होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल आपस में बंधे होते हैं, और इसकी वजह से जल लगातार ऊपर की तरफ जाता है।
उसी तरह से आसंजन बल भी है। आसंजन बल जल और तने की जाइलम कोशिकाओं के मध्य होता है। जल और तने की जाइलम कोशिकाओं के मध्य होता है। तो पहला तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको जाएगी? संसंजन बल को जाएगी। हालांकि ये सब उत्तरदायी हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पहला। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? परासरण एक प्रकार का विसरण है, अंतःशोषण एक प्रकार का विसरण है, और यहाँ पे साई W बराबर साई S प्लस साई P परासरण गैसों का विसरण है। परासरण गैसों का विसरण है, ये गलत है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि परासरण गैसों का विसरण। देखिए, विसरण की प्रक्रिया हमेशा आप ध्यान रखिए कि गैस में होती है, द्रव्य पदार्थ में होती है, लेकिन परासरण की प्रक्रिया एक द्रव्य पदार्थ में होती है, और उसके परासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की भी हमें आवश्यकता होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट गलत दिया गया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। लेग्यूम पादपों की जड़ में ग्रंथि निर्माण के विभिन्न पद नीचे दिए गए हैं। ठीक है, पहला है एक परिपक्व ग्रंथि पोषक के विनिमय के लिए पोषक के साथ प्रत्यक्ष संवहनी संबंध बनाती है। सेकंड है मूल रोम मुड़ जाते हैं तथा जीवाणु मूल रोम में प्रवेश करते हैं। थर्ड यहाँ पे दिया है राइजोबियम जीवाणु ग्रहणक्षम मूल रोम के संपर्क में आते हैं और इसके समीप विभाजित होते हैं। और फोर्थ दिया है संक्रमण सूत्र बनता है जो जीवाणुओं को मूल के वलकुट तक ले जाता है। और फिफ्थ ही दिया है जीवाणु छड़नुमा बैक्टीरियोइड में रूपांतरित हो जाता है और आंतरिक वलकुट व परिरंभ में विभाजित होने लगता है। तो ये आपको 5 स्टेटमेंट दिए हैं और 5 स्टेटमेंट को सीरियल वाइज आपको ऑर्डरली जमाना है। तो क्या सही क्रम है? देखिए, इसमें पहला जो सही क्रम ये है कि राइजोबियम का जीवाणु ग्रहणक्षम मूल रोम के संपर्क में आता है। पहले तो राइजोबियम का जो जीवाणु होगा वो संपर्क में आएगा। ठीक है, तो ये पहले आता है राइजोबियम संपर्क में। फिर दूसरा होता है जैसे ही राइजोबियम जीवाणु जड़ों के संपर्क में आता है तो जड़ों की जो मूल रोम वाला भाग होता है वो मुड़ जाता है। तो यहाँ पे सेकंड होगा मूल रोम मुड़ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जीवाणु जैसे ही ये मुड़ जाएगा तो संक्रमण सूत्र बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट होगा संक्रमण सूत्र का बनना। संक्रमण सूत्र बनने के बाद में यहाँ पे बैक्टीरियोइड में रूपांतरित हो जाएगा और वलकुट की आंतरिक कोशिकाएं विभाजन करने लगेंगी। और फिर उसके बाद में आएगा यहाँ पे कि पोषकों के विनिमय के लिए पोषक के साथ प्रत्यक्ष संवहनी संबंध बनाती है। फर्स्ट बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो अब हम मैच कर लेते हैं। सबसे पहले थर्ड है, फिर उसके बाद में सेकंड है, थर्ड है, सेकंड है, फोर्थ है और फर्स्ट यहाँ सबसे बाद में है और ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आपका आंसर है यहाँ पे सेकंड। मूल ग्रंथिकाओं की कोशिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एंजाइम कौन सा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एंजाइम नाइट्रोजनेज एंजाइम है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 21 है बिंदु स्राव को लेकर। बिंदु स्राव पौधों से पानी निकलने की एक क्रिया है जो होती है अथवा बिंदु स्रवण किसके द्वारा होता है और पत्तियों में जिन छिद्रों से जल बाहर की ओर बूंदों के रूप में निकलता है उनको कहते हैं अथवा एक विशेष बहुकोशिकीय संरचना, इसे हाइडोथोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टोमेटा है, सेकंड हाइडोथोर्स है, तीसरा लेंटिसेल है और चौथा है घाव। तो यहाँ पे सेकंड आंसर आ जाएगा आपके। नेक्स्ट, दिए गए एंजाइम दिए गए समीकरण के बारे में क्या गलत है? लिखा गया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ये यहाँ पर एक एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बदल जाता है। तो ये एक प्रकार का फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में हुआ है।
यह इसको PFK भी कहते हैं, इन शॉर्ट PFK। और यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए एक ATP चाहिए, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जब होती है तो यहाँ पे ATP खर्च होते हैं, ठीक। और इसमें लिखा है कि यह अभिक्रिया के दौरान एक ATP उत्पन्न होता है, जो गलत है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में कोई ATP का निर्माण नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर ATP का उपयोग हो रहा है, यहाँ पे ATP लग रहा है, ATP खर्च हो रहा है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, जब ग्लाइकोलाइसिस में 2NADH2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में प्रवेश करते हैं तो कितने ATP बनते हैं? देखिए, दो टाइप के शटल है, ये आपको भी पता है। पहला है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ठीक है, और दूसरा है मैलेट एस्पार्टेट शटल। आपको ये दोनों के बारे में आप जानते होंगे, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल और दूसरा है मैलेट एस्पार्टेट शटल। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में यहाँ पर जो NADH2 है, NADH2, ये जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ये बदल जाता है FADH2 में, ठीक है। जैसे ही NADH2 FADH2 में जाता है, NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो ये FADH2 में बदल जाता है। तो आपको पता है कि 2 NADH2 की बात हुई है तो 2 FADH2 की बात हुई है। 2 FADH2 का मतलब यहाँ पे 4 ATP। और जब मैं मैलेट एस्पार्टेट शटल की बात करती हूँ तो मैलेट एस्पार्टेट शटल में NADH2 का कोई परिवर्तन नहीं रहता, NADH2 ही रहता है। तो मैलेट एस्पार्टेट शटल में अगर 2 NADH2 हैं तो ये 2 NADH2 से हमें 6 ATP प्राप्त होंगे। मैलेट एस्पार्टेट शटल से 6 ATP और अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है तो उससे 4 ATP। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे अगर मैलेट एस्पार्टेट आ जाए चाहे ग्लिसरॉल फॉस्फेट आ जाए, आप आंसर लगा सकते हो। तो इसमें पहला ऑप्शन है दूसरा है चौथा, तीसरा है छठा और चौथा है आठवां। तो आपका आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा प्रक्रम CO2 मुक्त नहीं करता है? इनमें से कौन सा ऐसा प्रक्रम है जिसमें CO2 मुक्त नहीं होती है? पायरुविक अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तन। देखो, ये तो सिंपली इसमें तो CO2 निकलता ही है, क्योंकि पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है और इससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि 2 कार्बन वाला होता है। तो यहाँ पे एक CO2 निकलता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल सक्सिनिल कोएंजाइम A में परिवर्तित होता है। ये होता है 5 कार्बन वाला और ये होता है 4 कार्बन वाला। तो यहाँ पर भी CO2 निकलता है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो कि 4 कार्बन वाला है और अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल ऑक्जेलोसक्सिनिक, तो इसमें भी आपका यहाँ पे होता है CO2 मुक्त होता है। पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, तो ये देखिए लैक्टिक फर्मेंटेशन से रिलेटेड है और फर्मेंटेशन से रिलेटेड इस वाली फेज में जब पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है तो CO2 मुक्त नहीं होती है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 4। आगे चले 25, अवायवीय श्वसन में ATP की शुद्ध प्राप्ति कितनी होती है? तो जब भी अवायवीय श्वसन होता है तो हमें 2 ही ATP मिलते हैं और उसी की जगह अगर वायवीय श्वसन होता है तो हमें 36 या 38 ATP तक मिलते हैं। तो इसीलिए वायवीय श्वसन अच्छा माना जाता है। हाँ, लेकिन अवायवीय श्वसन में कम समय लगता है, कम समय में यहाँ पे कम ATP प्राप्त होते हैं। वायवीय श्वसन एक लंबी प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न चरणों में पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर एसिटाइलेशन, फिर उसके बाद में लिंक रिएक्शन, फिर उसके बाद में क्रेब्स साइकिल, फिर ETS, तो एक लंबा प्रोसेस है। तो वहाँ पर ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन इतना तो आपको ध्यान रखना है कि अवायवीय श्वसन में 2 ATP का निर्माण होता है। आपने जूलॉजी में भी ये पढ़ा है। पायरुविक अम्ल का
कारी विकार्बोक्सिलीकरण कहाँ पे होता है? जो पायरुविक एसिड है उसका ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन मतलब डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होगा? तो कोशिका द्रव्य में, पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक पे। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे पायरुविक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आंसर आएगा थर्ड। निम्न में से सही कथन का चयन आपको करना है। इनमें से ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और इसमें आपको सही स्टेटमेंट के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, बृहद पोषक तत्व क्रांतिक सांद्रता से कम सांद्रता पे विषता उत्पन्न करते हैं। अनिवार्य पोषक तत्व क्रांतिक सांद्रता से कम सांद्रता पर कमी के लक्षण दर्शाते हैं। पादपों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता सांद्रता 10 मोल पर किलोग्राम शुष्क भार से अधिक होती है। ठीक है, कमी के लक्षण कभी अधिक आकारिकी भागों में दिखाई नहीं देते, ये भी गलत है। और यहाँ पे लिखा है बृहद पोषक तत्व क्रांतिक सांद्रता से कम सांद्रता पर विषता उत्पन्न करते हैं। और सेकंड है अनिवार्य पोषक तत्व क्रांतिक सांद्रता से कम सांद्रता पर कमी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिनरल न्यूट्रिशन से लिया गया ये क्वेश्चन है और यहाँ पे क्रांतिक सांद्रता के बारे में बताया गया है, क्रिटिकल जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसके बारे में। रंध्रों की गति के लिए महत्वपूर्ण खनिज तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है मैग्नीज, चौथा है फास्फोरस। तो हम सबको पता है कि रंध्रों के ओपन और क्लोज होने में मुख्य भूमिका किसकी है? पोटेशियम की। हालांकि मैंने जब आपको क्लासरूम में पढ़ाया है, एनसीईआरटी में कोई चेन ऑफ रिएक्शन नहीं है इसको समझाने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया है, पूरा आपको चेन ऑफ रिएक्शन बताई है कि किस प्रकार से स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं और क्या केमिकल रिएक्शन होती है तब जाके स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, एक सामान्य पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का कौन सा समूह आवश्यक नहीं है? एक सामान्य पौधे की वृद्धि के लिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, लेड, निकल, आयोडीन, सोडियम और मैग्नीशियम, आयरन, मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पे कौन से तत्वों की आवश्यकता नहीं होती? आपको भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लेड, निकल, आयोडीन इनकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, पोटेशियम जरूरी है, मैग्नीशियम जरूरी है, एनपीके तो आपने नाम सुना ही है, तो एनपीके तो बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी एनपीके है, यहाँ पर भी है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूम पौधों की जड़ों की ग्रंथियों का केंद्रीय भाग लाल गुलाबी होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है। तो लाल गुलाबी रंग किसकी वजह से होता है? उनकी जड़ों का। तो जड़ों का जो लाल गुलाबी रंग है ग्रंथियों का, लैग हीमोग्लोबिन, एंथोसाइनिन, फियोफाइटिन, पैराडॉक्सिन। तो आप बता सकते हो लैग हीमोग्लोबिन की वजह से, लैग की वजह से यहाँ पर गुलाबी रंग होता है। फ्रेंकिया मूल ग्रंथि का बनाता है? एलनस में, उद्यान मटर में, अल्फा अल्फा में और मीठी मटर में। तो ये आपको याद कर लेना है कि जो फ्रेंकिया है, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, फ्रेंकिया के ऊपर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंकिया ये ग्रंथि का बनाता है एलनस के अंदर। तो यहाँ पे ये आपको याद कर लेना है। तत्व जो तेजी से गतिमान होते हैं, यहाँ पे मोबाइल एलिमेंट्स के बारे में आपसे पूछा गया है, कैल्शियम, बोरोन, आयरन और पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम और एनपीके। तो यहाँ पे थर्ड आएगा आपका एनपीके, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुसाध्य विसरण झिल्ली में से उन अणुओं का परिवहन है जो जल विरागी प्रकृति रखते हैं। जब भी हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं परिवहन के लिए, तो वो कौन से अणुओं का परिवहन करते हैं? तो जो जल रागी होते हैं या जल विरागी होते हैं, सांद्रता प्रवणता नहीं रखते और अध्रुवीय प्रकृति के रखते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल रागी प्रकृति का, उन्हीं मॉलिक्यूल का परिवहन होता है जो जल रागी प्रकृति के होते हैं। तो ये आपके 33 क्वेश्चंस थे प्लांट फिजियोलॉजी से और अब इसके बाद में हम नेक्स्ट भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यू आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए,
थ्योरी पढ़ने के साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसे आप कंटिन्यू करिए। और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये सिर्फ आपके नीट में ही काम नहीं आएगी, अदर जो मेडिकल कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं या फिर अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी आप देना चाहते हैं, उन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। थियोरी पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को आप कंटिन्यू रखिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।